क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहे हैं अपन। दिया हुआ a1 बटे a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2। तो रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में आपको ये चार विकल्प दिए गए हैं। एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत अनेक हल है, कोई हल कोई नहीं। चार में से एक आंसर सही है, आपको इसका जवाब देना है। पर ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एक क्वेश्चन 100% आना है। इसमें मैं आपको 9 क्वेश्चन साथ में बता रहा हूँ, 9 प्रश्नों के आंसर साथ में बता रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन दिया एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय है। तो एक अद्वितीय, ये देखिए अद्वितीय, अद्वितीय मतलब दूसरे के समान नहीं, आ जुड़ गया है, इसीलिए क्या बन गया ये कि जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। दो व्यक्ति हमारे पास, देखिए हम लिख दिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब ये दोनों व्यक्ति समान है, ये बोल रहा अद्वितीय मतलब समान नहीं, तो b से हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब आपके पास देखिए जब एक अद्वितीय हल है, इसका प्रतिबंध क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तब रेखा कैसी होती है, रेखा प्रतिच्छेदी होगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी, तब निकाय का हल होता है संगत। तब निकाय क्या हल होता है, संगत हल होता है। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब जहां पहला और दूसरा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर, तीसरा बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। तो इसमें रेखा कौन सी होगी, सॉरी नीचे लिख देते, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। तब इसकी रेखा कैसी होगी, समांतर रेखा होगी। क्या होगी, समांतर रेखा होगी। और निकाय का हल कैसा मिलेगा, असंगत। कैसा मिलेगा, असंगत हल मिलेगा। इसके बाद फिर तीसरी शब्द हुई अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल मतलब तीनों बराबर होंगे। क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब तीनों बराबर होते हैं तब रेखा कैसी होती है, संपाती रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। और हल कैसा मिलता है, संगत हल मिलता है। कैसे हल मिलता है, संगत हल मिलता है। देखिए एक अद्वितीय हल, जब एक अद्वितीय हल है तब प्रतिबंध क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। निकाय का हल कैसा मिलेगा आपको, संगत मिलेगा। जब दूसरा बोल दे आपको कोई हल नहीं है, तब इसका प्रतिबंध क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। मतलब शुरू के दो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, तब रेखा होगी समांतर और हल, निकाय का हल मिलेगा असंगत। इसके बाद बोलता अनंत अनेक हल, मतलब तीनों बराबर होंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तब इसमें रेखा कौन सी मिलेगी, संपाती रेखा मिलेगी। संपाती रेखा मिलेगी, उसका हल कैसा होगा, निकाय का संगत हल होगा। तो देखिए एक अद्वितीय हल का प्रतिबंध क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 b2। कोई हल का नहीं है क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अनंत अनेक हल क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। डी का कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन पूर्णतः गलत है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर बोला a1 बटे a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2। इसका आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर सही होगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया। श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद चौंगुन दिया है आपको, तो आपको चेक करना है कि ये समांतर सीरीज है कि नहीं है। सबसे पहला काम यही है कि आपको जो सीरीज दी गई है आप उसको चेक कर लें समांतर है कि नहीं है। समान अंतर मतलब प्रत्येक पद में समान समान का अंतर होना चाहिए, बराबर बराबर का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो आप देखिए कि 6 में हम 6 जोड़ दें तो 12 हो जाता है, 12 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तब इसका प्रथम पद स्मॉल ए से रोटेट करते हैं, ए से ट्रांसलेट करते हैं, कितना दिया हुआ है 6, ये पहला पद है। इसके बाद फिर आपको जरूरत पड़ेगी कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर की जरूरत पड़ेगी। सर्वांतर स्मॉल डी से रोटेट करते हैं, स्मॉल डी कैपिटल डी नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, स्मॉल डी लिखना है। स्मॉल डी कितना दिया हुआ है, याद करने के लिए
12 से 6 घटाना पड़ेगा, मतलब दूसरे से पहला पद घटाना पड़ता है। तो 12 में से अपन 6 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया डी। अब आपको मालूम है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये ए एन क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, तो आप 54 लिख देंगे। ए कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया है आपके पास, 6 दिया हुआ, लिख दीजिए। अब आप देखिए 6 किसके साथ है, प्लस के साथ है, प्लस के साथ है। जब हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, गोला का इस तरफ आएगा तो भाग बन जाएगा, माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा। अब आपको देखिए पक्षांतर करने में होता है, किसमें होता है, पक्षांतर करने में होता है। पक्षांतर करने में चेंजेस होता है, तो चिन्ह प्लस है तो माइनस आएगा, यह चिन्ह कौन सा दिया, प्लस, इस तरफ आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो 54 में आप 6 घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस 1 गुणित में 6 बचा। अब आप घटाई 54 के 6 बचे, कितना बचेगा, 48, एन माइनस 1 गुणित में कितना आएगा, 6। 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार में पूरा पूरा चला गया। तो 8 बराबर क्या आ गया, एन माइनस 1। अब 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। एन कितना होगा, 9वां पद, मतलब कौन सा आंसर सही होगा, 9वां पद। तो पहले में क्या लिखा है, 5 गलत आंसर, दूसरे में क्या लिखा है, 8 ये भी गलत आंसर, तीसरे में क्या लिखा है, 9, मतलब यही सही आंसर है, चौथा भी गलत। चलो 5वां है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दिया है 6√3 मीटर, ए सी सॉरी इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर लिख लेंगे। ए सी बराबर के बाद सब लोग 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तब कोण बी का मान आपको बताना है। आप देखिए यहाँ पर सब में भुजा भुजा दी हुई है, और हम जानते हैं कि भुजा हमारे पास ये तीनों दी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर चेक कर लें कि तीनों दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर आता है, तो समकोण त्रिभुज होगा। नहीं आता है तो फिर हम दूसरी मेथड लगाकर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा 6√3, यहाँ पर लिखा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा है 12 सेंटीमीटर। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्वेश्चन पूछता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा खालिस्तान होती है, तो आंसर में क्या आएगा, कर्ण आएगा। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ, सबसे बड़ी भुजा 12, तो 12 के स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद आपको देखो लंब कितना दिया हुआ है, अब दोनों में से कोई भुजा आप मान सकते हो, तो हम चाहे 6√3 को मान लेंगे, 6√3 का वर्ग कर दिया, प्लस आधार कितना दिया, 6 का वर्ग कर दिया, तो 12 का वर्ग 144 होता है, 6 का वर्ग कितना होगा, 36, और √3 2 बार होगा, सिर्फ 3 बचेगा, प्लस 6 का वर्ग कितने करेंगे, 36 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना है, 144 बराबर 6 का 18 किया, 18 से 1 3 का 9 1 10 प्लस 36 वैसे आ गया, जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा, तो 144 बराबर 144। देखिए बराबर आ गया कर्ण और दोनों भुजाओं का योग। तो जब दोनों बराबर आ जाती है मतलब पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय अर्थात समकोण त्रिभुज में कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है, इसलिए कोण भी बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज लागू हो रहा है। ये इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, यहाँ पे 90 डिग्री है, सबसे बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके बाद आपके पास हम 6 करनी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए 90 डिग्री को आंसर सही होगा। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा आंसर सही है आपका, चौथा भी आपका गलत।